हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनामिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो एंट्रोपी का टॉपिक था उसमें हम लोगों ने जो क्लॉसेस इनइक्वालिटी है और जो एंट्रोपी प्रिंसिपल है वो देखा था। देन एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने 2 केसेस देखे थे। आज हम देखेंगे उसके आगे के केसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखते हैं हम सबसे पहले हीट ट्रांसफर बिटवीन a finite body and a TER, that is thermal energy reservoir। फाइनाइट बॉडी का मतलब क्या होता है पहले ही बता चुका हूं। दैट इज अ बॉडी विथ फाइनाइट हीट कैपेसिटी, यानी कि जिससे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, एक सर्टेन क्वांटिटी में बस हीट विड्रॉ की जा सकती है या फिर उसमें हीट ऐड की जा सकती है। ऐसी बॉडी को हम लोग फाइनाइट बॉडी कह सकते हैं। जिसमें मैं इनफाइनाइट क्वांटिटीज में हीट विड्रॉ कर सकता हूं या ऐड कर सकता हूं, ऐसी बॉडी को मैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर कहता हूं। तो यहाँ पर एक फाइनाइट बॉडी में ड्रॉ करता हूं जिसका टेम्परेचर T है। लेट अस से फाइनाइट बॉडी का नाम जो है वो A है एंड इसका इनिशियल टेम्परेचर जो T केल्विन्स है। ओके, नाउ इस बॉडी का जो मास है दैट इज M एंड जो इसकी स्पेसिफिक हीट है दैट इज C। ओके, नाउ ये जो है ये हीट इंटरेक्ट कर रही है Q विथ अ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर दैट इज एट अ टेम्परेचर T0। This is let us say body B and this is a thermal energy reservoir। ठीक है, तो इसमें फाइनाइट मास एंड फाइनाइट स्पेसिफिक हीट इसकी नहीं होगी। ठीक है, नाउ जब A और B के बीच जब हीट इंटरेक्शन होगा तो A जो है दैट इज अ फाइनाइट बॉडी एंड B इज अ TER। तो हीट ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक A का टेम्परेचर घट करके T0 तक के नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पर ये एज्यूम करना जरूरी है दैट T इज ग्रेटर देन T0। जो बॉडी A है, फाइनाइट बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज हायर देन दैट ऑफ अ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि इसका जो टेम्परेचर है वो TER के टेम्परेचर पे रिड्यूस नहीं हो जाता है। तो इस केस में जो एंट्रोपी चेंज है फॉर बॉडी A डेल एस ए, ये मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई t एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mc dt अपॉन t। ओके, नाउ यहाँ पर जो लिमिट्स है टेम्परेचर की वो क्या है, इनिशियल टेम्परेचर जो था दैट वाज T एंड फाइनल टेम्परेचर इज T0। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम T से T0 तक की, T टू T0 इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा mc ln T0 माइनस T0 अपॉन T। सो दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ A। नाउ B जो है वो है एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर और हम जानते हैं किसी भी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में कितना भी मैं हीट ऐड करूं या रिमूव करूं उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सो बेसिकली जो TR होता है उसके लिए जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है T दैट इज कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट, ये वैरी नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। सो डेल एस किसी भी रिजर्वायर के लिए अगर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं जानता हूं ds इक्वल टू होता है dq बाई टी। नाउ किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अगर मुझे चेंज इन एंट्रोपी निकालना हो तो मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी डेल एस मिल जाता है। नाउ जैसे कि मैंने बताया थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के लिए टेम्परेचर जो है दैट इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी। नाउ दिस देयर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dq। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dq हम जानते हैं इक्वल टू होता है q। So change in entropy for a thermal energy reservoir is given as Q by T, where Q is the heat added to the reservoir or heat removed from the reservoir। Q जो है that is heat transfer from TER, जो भी उसमें हीट चाहे ऐड हो रहा हो चाहे उसमें हीट रिमूव हो रहा हो उसकी वैल्यू है, एंड T is the temperature of TER। ये हमको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। सो हमको यहाँ से मिल गया जो हमारा रिजर्वायर है दैट इज B, उसका जो एंट्रोपी चेंज है वो मिल गया हमको यहाँ पर। सो यहाँ पर जो टेम्परेचर है TER का दैट इज इक्वल टू T0। सो डेल एस बी दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ B विल बी इक्वल टू Q बाई T0। ओके, सो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हीट इंटरेक्शन हो रहा है वो सिर्फ A टू B ही हो रहा है और कोई भी हीट यहाँ पर इनके अलावा जो हीट है वो कहीं और नहीं जा रही है। सो यहाँ मैं बोल सकता हूँ दैट Q सराउंडिंग, जो सराउंडिंग है उसमें कोई भी हीट लिबरेट नहीं हो रही, तो Q सराउंडिंग विल बी इक्वल टू 0। नाउ क्योंकि सराउंडिंग में कोई भी हीट लिबरेट नहीं हो रही है, ना सराउंडिंग से कोई हीट एक्स्ट्रा अंदर आ रही है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। सो आई विल राइट दैट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स which is written as change in entropy of system plus change in entropy of the surrounding। उसमें जो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि एंट्रोपी, क्योंकि आपके सराउंडिंग के साथ कोई भी
हीट एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बी। दोनों की वैल्यूज मैं निकाल चुका हूं। सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मुझे मिल जाएगा यहाँ पर इक्वल टू एम सी एल एन टी नॉट बाई टी प्लस प्लस क्यू बाई टी नॉट। ओके, सो दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स फॉर हीट ट्रांसफर बिटवीन अ फाइनाइट बॉडी एंड अ TER। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ फाइनाइट बॉडी एंड अ TER, यानी कि सेम जो हमने अरेंजमेंट अभी देखा, दैट इज अ फाइनाइट बॉडी विच इज इंटरेक्टिंग हीट विथ अ TER, उस केस में हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क क्या मिल सकती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं वर्क आउटपुट निकालना है मुझे। तो इनिशियल टेम्परेचर जो था हमारे फाइनाइट बॉडी का वो T है। नाउ ये Q क्वांटिटी ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है एंड दिस हीट इज बीइंग एडेड टू अ हीट इंजन। दिस हीट इज बीइंग एडेड टू अ हीट इंजन और हमको यहाँ पर W मिल रहा है, W नेट वर्क मिल रहा है, W नेट, एंड सम अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग रिजेक्टेड। सो जो Q रिजेक्टेड होगा दैट विल बी Q माइनस W नेट। इतना हीट यहाँ पर रिजेक्ट होगा टू अ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर एट अ टेम्परेचर T0। ओके, सो इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों को वर्क ट्रांसफर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोगों को जो Q था, ये देख सकते हैं हम लोग, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो यहाँ जो Q है, दिस Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द TER। ओके, सो अब हमको उस Q की जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो मिल गई इस केस में जब मैं यहाँ पर एक फाइनाइट बॉडी और एक इनफाइनाइट बॉडी के बीच में हीट एक्सचेंज करा के वर्क ट्रांसफर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर जब मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं लिख सकता हूँ जो चेंज इन एंट्रोपी है ऑफ द यूनिवर्स, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एज पर द एंट्रोपी प्रिंसिपल। उसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पर mc(ln T0 बाई T प्लस Q की वैल्यू मैंने बताई, ये हो जाएगा Q माइनस W नेट अपॉन T0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यहां से मैं लिख सकता हूं mc(ln T0 बाई T इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस Q माइनस W नेट बाई T0। ओके, सॉल्व करते हैं इसको आगे, ये हो जाएगा mc(ln T0 बाई T is greater than or equal to W minus Q by T0। ओके, नाउ इसको आगे सॉल्व करके लिख सकता हूं मैं W is less than or equal to W net is less than equal to M C ln T0 by T into T0 plus Q। now इसको आगे लिख सकते हैं W net is less than equal to mc ln T0 by T into T0 प्लस Q जो है दैट इज द हीट लिबरेटेड बाय द फाइनाइट बॉडी। ठीक है, एंड Q की वैल्यू जो कि फाइनाइट बॉडी, सारी फाइनाइट बॉडी का मास है, मैं स्पेसिफिक हीट C है, और ये जो फाइनाइट बॉडी है इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है T to T0। सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ Q एज mc T माइनस T0। ओके, सो यहाँ पर Q की वैल्यू आ जाएगी mc T माइनस T0। ओके, आगे लिख सकता हूं W नेट इज लेस देन इक्वल टू mc, यहां मैं कॉमन निकाल देता हूं, ये हो जाएगा T0 इंटू ln T0 बाई T प्लस T माइनस T0। ओके, यहां पर वैल्यू मिल रही है m इंटू C, वेयर m इज मास, C इज स्पेसिफिक हीट। तो यहां लिख सकता हूं m इंटू C विच इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट, दैट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी which is denoted by capital C। okay, so W net will be less than or equal to capital C into T0 ln T0 by T plus T minus T0। okay, नाउ मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा? मैक्सिमम वर्क तब मिलता है जब कोई भी पर्टिकुलर हीट इंजन साइकिल जो है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए हमको मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलता है। ठीक है, और अगर ये साइकिल रिवर्सिबल होगा, सो फॉर रिवर्सिबल साइकिल
for reversible cycle, the change in entropy of the universe will be equal to 0. Del S universe will be equal to 0. यानी कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिप्लेस हो जाएगा इक्वालिटी के साइन से. सो W मैक्स हो जाएगा आपका इक्वल टू C into T naught ln T naught by T plus T minus T naught. This is the maximum work obtainable when a finite body is interacting with a thermal energy reservoir. तो अब हम देखते हैं मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम टू फाइनाइट बॉडीज. तो यहाँ पर दो फाइनाइट बॉडीज ली है मैंने A और B. जो A और B है उनकी जो हीट कैपेसिटी है उनकी फाइनाइट वैल्यू है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फाइनाइट बॉडीज. अब यहाँ पर इसको प्रोसीड करने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ दैट जो हीट कैपेसिटी है दोनों बॉडी की वो सेम है, दैट इज m इंटू सी, दैट इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट फॉर A इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट for the B and this is equal to C. C is the notation of heat capacity. Okay, तो दोनों की heat capacity है वो same है. Now जब ये दोनों बॉडी आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो क्योंकि ये फाइनाइट बॉडीज हैं, सो मैं इससे इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ हीट निकाल नहीं सकता, इनमें इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ हीट मैं डिस्पैच नहीं कर सकता. तो क्या होगा जब इन बॉडी को आपस में मैं कांटेक्ट में लाऊंगा या इनमें हीट एक्सचेंज कराना चालू करूंगा बाय एनी मीन, तो हीट एक्सचेंज सिर्फ तब तक चलेगा जब तक ये दोनों बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती. ठीक है, लेट अस कंसीडर दैट T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी कि T1 जो है दैट इज द बॉडी A इज एट अ हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू B. नाउ हम जानते हैं हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी, तो यहाँ पर देख सकता हूँ हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो रही है. नाउ हीट जैसे मैंने बताया तब तक फ्लो होगी जब तक कि हमको एक फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं मिल जाता. ओके, सो लेट अस से फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है दैट इज TF. सो जो बॉडी A है उससे हीट विड्रॉ की जा रही है तो इसका टेम्परेचर घटेगा और घट के ये चला जाएगा TF तक. एंड सिमिलरली बॉडी जो B है उसमें हीट ऐड हो रही है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा अप टू TF. और जब ये दोनों बॉडीज फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर TF पे आ जाएंगे उसके बाद हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा और हमको वर्क मिलना बंद हो जाएगा. तो हमको वर्क कब तक मिलेगा? जब तक कि ये दोनों बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती. जैसे ही ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी वर्क मिलना बंद हो जाएगा. ठीक है, नाउ मैं देख सकता हूं यहां पर मैंने जो बॉडी A है उससे हीट विड्रॉ करी है दैट इज Q1. सो Q1 हो जाएगा आपका mc इंटू डेल T दैट इज चेंज इन टेम्परेचर दैट विल बी T1 माइनस TF. ओके, इसको लिख सकता हूं C विच इज द हीट कैपेसिटी T1 minus TF. This is the value of Q1. Similarly, Q2 लिख सकता हूं मैं यहां पर M into C TF minus T2. TF minus T2 और C that is heat capacity into TF minus T2. This is value of Q2. Okay. So from the energy balance जो work होगा that will be equal to Q1 minus Q2. That is C into T1 minus TF minus C into TF minus T2. ओके, तो इसको लिख सकता हूं C T1 plus T2 minus 2TF. So this will be the value of network output of the heat engine. ओके, नाउ हमको निकालना है इस W net की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. ओके, तो देखते हैं जब ये हमारे जो बॉडीज हैं जब ये हीट एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में तो इन केस में इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, इसमें से हीट विड्रॉ हो रही है, हीट ऐड हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एंट्रोपी है वो इस हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन के प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी में चेंजेस आ रहे होंगे. सो लेट अस कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द बॉडी A एंड दिस विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ dq by T from the temperature T1 to TF. Now dq will be written as m into c into dt upon T integration from T1 to TF. m into c that is heat capacity, constant है इसकी heat capacity, this is c integration of 1 by dt by T, this will be ln T, limits है आपके पास T1 to TF. So I will write del S A equal to c ln TF upon T1. ओके, सिमिलरली मैं लिख सकता हूं डेल एस बी इक्वल टू सी ln TF अपॉन T2.
Okay, this will be the change in entropy of body A and body B. Now body A और B के अलावा हीट एक्सचेंज किसी भी थर्ड बॉडी या सराउंडिंग के साथ नहीं हो रहा है. ओके, तो अगर यहाँ सराउंडिंग को मैं कंसिडर करता हूं तो हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, Q सराउंडिंग is equal to 0, so there will be no change in the entropy of surrounding. तो एक तो ये अप्रोच है कि आप ये दोनों बॉडी को मिलाकर के एक सिस्टम ले लीजिए, या तो आप हर एक इंडिविजुअल बॉडी को अलग अलग सिस्टम मान सकते हैं. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में ए और बी जो है दोनों बॉडीज को मैंने एक सिस्टम का हिस्सा माना है जो कि आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं. नाउ यहाँ एक तीसरी चीज भी है, दैट इज द हीट इंजन. दैट इज हीट इंजन. नाउ हीट इंजन जो है वो एक साइक्लिक डिवाइस है. ठीक है, और किसी हम जानते हैं फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि जो ds दैट इज एंट्रोपी जो है वो एक प्रॉपर्टी है, एंड किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में 0 होती है. ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी की अगर आप चेंज निकालते हो ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस तो चेंज इन दैट प्रॉपर्टी आपको 0 मिलता है, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो. ओके, सो हमारे पास जो एंट्रोपी है दैट इज ऑल्सो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, और किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो इसकी वैल्यू होगी, इसका जो चेंज होगा दैट विल बी 0. सो चेंज इन एंट्रोपी, change in entropy for cyclic heat engine will be 0. ओके, तो अगर मैं यहाँ तीन कंपोनेंट कंसिडर किया, बॉडी ए, बॉडी बी एंड द हीट इंजन, सो जो टोटल सिस्टम है उसमें हमारा जो एंट्रोपी चेंज आएगा दैट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, डेल एस ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू डेल एस ए प्लस डेल एस बी प्लस डेल एस ऑफ हीट इंजन, एंड डेल एस ऑफ हीट इंजन जैसे कि मैंने बताया इक्वल टू 0 है. सो डेल एस ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू डेल एस ऑफ ए प्लस डेल एस ऑफ बी. ओके, तो लिख सकता हूं मैं एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, डेल एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग. इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये हो गया आपके पास डेल एस ए प्लस डेल एस बी इक्वल टू डेल एस यूनिवर्स. ओके, नाउ हम जानते हैं डेल एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है. डेल एस ए प्लस डेल एस बी मैं लिख सकता हूं यहां पर सी एल एन टी एफ बाई टी वन प्लस सी एल एन टी एफ बाई टी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये हो गया, सी यहां से कॉमन निकाल लूंगा तो हो जाएगा एल एन टी एफ बाई टी वन प्लस एल एन टी एफ बाई टी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन हो जाएगा सी एल एन टी एफ स्क्वायर अपॉन टी वन टी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ इसको लिख सकता हूं एल एन टी एफ स्क्वायर अपॉन टी वन टी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 को मैं लिख सकता हूं यहां पर नेचुरल लॉग ऑफ 1. ओके, तो यहां पर एंटी लॉग लेने पर हो जाएगा ये टी एफ स्क्वायर अपॉन टी वन टी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो टी एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी वन टी टू, और आई कैन राइट टी एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर टी वन टी टू. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी एफ. ओके, नाउ यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहां इनइक्वालिटी का साइन लिया, यानी कि दिस वैल्यू और दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, नाउ हमको पूछा है क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल क्या होगा. तो मैक्सिमम वर्क हमको तब मिलेगा जब हमारा ये जो हीट इंजन है ये एक रिवर्सिबल हीट इंजन होगा. सो फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन और फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो फाइनाइट बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है यहाँ पर, ठीक है, T1 से TF जो हम जा रहे हैं, बेसिकली वो जो है वो क्या है, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी निकाला है फॉर ए एंड चेंज इन एंट्रोपी निकाला है फॉर बी बिटवीन अ टेम्परेचर T1 एंड TF एंड T2 एंड TF. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया है कि जो एंट्रोपी चेंज है दैट इज प्रॉपर्टी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस दो स्टेट पॉइंट्स के बीच हो रहा है एंड दैट प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस,
तो उस इरिवर्सिबल प्रोसेस को मैं एक रिवर्सिबल पाथ से रिप्लेस कर सकता हूं। और अगर उसके लिए भी मैं एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करूंगा तो मुझे एंट्रोपी चेंज वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि एंट्रोपी चेंज डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी पाथ। ओके, सो यहां पर जो ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, दैट इज दी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी, ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इनको मैं एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस अगर मान लूं तो ये जो पूरा हमारा सिस्टम है वो बन जाएगा एक रिवर्सिबल सिस्टम। ठीक है, यहां जितने प्रोसेस होंगे सारे रिवर्सिबल होंगे। सो फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0 फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस और साइकिल, जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होता है दैट इज 0। और इस केस में हमको मिलेगा मैक्सिमम वर्क आउटपुट, W मैक्स मिलेगा हमको। सो अगर यहां पर मैं ले लूं डेल एस यूनिवर्स इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन से जो इनइक्वालिटी का साइन है वो हट जाएगा, वो आ जाएगा फॉर W मैक्स TF विल बी इक्वल टू रूट ओवर T1 T2, ये हमको मिल जाएगा। नाउ जो W है उसका हम लोगों ने इक्वेशन निकाल लिया है, तो यहां पर जो TF की वैल्यू उसको पुट कर देता हूं। सो फॉर W मैक्स TF इज इक्वल टू रूट ओवर T1 T2 पुट कर देता हूं, मिल जाएगा मुझे W मैक्स इक्वल टू C इंटू T1 प्लस T2 माइनस 2 रूट ओवर T1 T2। सो दिस इज द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल by two finite bodies। So I hope जो आज का वीडियो लेक्चर है उसके सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।